क्या आप मुझे देख सकते हैं? मेरी आवाज सुन सकते हैं? कैसे? शायद मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर हूँ, मगर जैसे ही आप वो डिवाइस चालू करते हैं जो मेरी तस्वीर और आवाज आप तक ला रही है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ पलक झपकते ही। ये कैसे मुमकिन होता है? हमारे पूर्वजों को तो ये जादू टोना लगता। उनके लिए तेज पहुँचने का मतलब था तेज रफ्तार घोड़े या जहाज की सवारी। हमारे संदेश बिना नजर आए लाइट की स्पीड से पहुँचते हैं। हमारे पास ये कमाल की ताकत कैसे आ गई? ये सब एक इंसान के दिमाग की उपज है। गरीबी में पैदा हुआ बच्चा जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सच तो ये है कि अगर ये इंसान न होता तो आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वो भी ना होती। उन्होंने जो आविष्कार किए थे देर सवेर कोई और उनका पता लगा सकता था, मगर माइकल फैराडे न हुए होते तो शायद हम आज भी उसी तरह रह रहे होते जैसे 17वीं सदी में हमारे पूर्वज रहते थे। ये कहानी बताती है किस तरह हम इलेक्ट्रॉन से काम लेते हैं। वैसे ये कहानी अब तक के सबसे बड़े जीनियस के साथ शुरू हुई थी, आइजैक न्यूटन। ये है वुल्स हॉल, न्यूटन का घर। इसी जगह उनके दिमाग में तमाम सवाल कुल बुलाते थे। न्यूटन ने ही सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति का फॉर्मूला निकाला था और वो जानना चाहते थे कि ग्रहों को छुए बिना सूर्य किस तरह उन्हें ऐसे चलाता है। यहाँ बिना छुए सेबों को कैसे पता होता है उन्हें कैसे गिरना है। इसी पहेली के एक और पहलू को लेकर एक और जीनियस भी परेशान हुआ था। आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये देखो बेटा, मैं कॉम्पास को चाहे जितना भी घुमाऊं, इसकी सुई हमेशा एक ही दिशा में रहती है, सिवाय। मगर कैसे? इसने तो इसे छुआ ही नहीं। दोनों महान वैज्ञानिकों यानी आइंस्टाइन और न्यूटन के बीच के दौर में एक और जीनियस पैदा हुआ, बिल्कुल इन्हीं के जैसा। वो इंसान जिसने उस राज को सुलझा दिया जिसमें न्यूटन उलझ गए थे, और उसी के काम की बदौलत आइंस्टाइन इतना आगे जा पाए और इंसान ने इतनी तरक्की कर ली। 1791 में लंदन की एक गंदी सी झुग्गी बस्ती में माइकल फैराडे का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फैराडे अपने रूढ़िवादी क्रिश्चियन परिवार की परंपराओं को बहुत मानते थे। इससे उन्हें हमेशा एक ताकत, सुकून और विनम्रता का एहसास होता था। 13 साल की उम्र में वो किताबें जिल्द करने वाले कारखाने में काम करने लगे। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में उन्हें पढ़ते। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनके जुनून की शुरुआत हुई। कई सालों तक बुक बाइंडिंग का काम करने के बाद 21 साल के हो चुके फैराडे एक बड़ी दुनिया में पहुंचने का ख्वाब देखने लगे। वो मौका उन्हें तब मिला जब एक कस्टमर ने उन्हें एक नए तरह के एंटरटेनमेंट शो का टिकट दिया, साइंस फॉर द पब्लिक। उस शो की शुरुआत यहाँ लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में हुई थी। हम्फ्री डेवी न सिर्फ उस दौर के माने हुए वैज्ञानिक थे, बल्कि उन्होंने कई केमिकल एलिमेंट्स भी खोजे थे, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम। वो एक मंझे हुए शोमैन भी थे। इलेक्ट्रिसिटी का उनका शो लोगों को बेहद पसंद आता था, मगर फैराडे तालियां नहीं बजा रहे थे। वो डेवी के भाषण का एक एक शब्द लिख रहे थे। बुक बाइंडिंग का काम उन्हें आता था, इसलिए उन्होंने उसे इस किताब की शक्ल में बाइंड कर लिया। शायद ये तोहफा देने से उस महान वैज्ञानिक के पास जाने का मौका मिल जाए, और शायद यही तोहफा एक नई दुनिया में उन्हें पहुंचाने की वजह भी बना। गुड डे सर, मैं ये पार्सल सर हम्फ्री को पहुंचाना चाहता हूँ। फैराडे ने बस यूं ही तुक्का मारा था और उन्हें उम्मीद थी इसका कोई नतीजा जरूर निकलेगा, और ऐसा ही हुआ। जब मशहूर वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के चेहरे पर एक केमिकल एक्सपेरिमेंट से हुए धमाके से चोट आई, तो उन्हें माइकल फैराडे की याद आई, जिन्होंने बड़ी बारीकी से उनके भाषण का एक एक शब्द लिखा था और उसे बाइंड भी किया था। तुम्हारी यादाश्त काबिल तारीफ है नौजवान। मुझे भी फिलहाल एक सेक्रेटरी की सख्त जरूरत है। सर, विज्ञान की सेवा करना तो मेरा सपना रहा है। मेरे ख्याल से तुम बुक बाइंडिंग का ही काम करते रहो। विज्ञान तुम्हारे बस का नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी जो माली हालत है उसमें तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो जरूर होना चाहिए। धंधे तो लोग सिर्फ अपनी खातिर करते हैं, वैज्ञानिक तो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं सर। मेरे ख्याल से तुम पहली बार किसी वैज्ञानिक से मिल रहे हो। जल्द ही फैराडे ने डेवी का सारा काम संभाल लिया। कुछ दिनों के लिए मिला काम पक्की नौकरी में बदल गया। हम्फ्री डेवी और केमिस्ट विलियम वॉलस्टन एक ऐसी अजीब सी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो आगे चलकर बहुत काम की बन गई। एक्सपेरिमेंट की तैयारी पूरी हो चुकी है।
ये सुई आखिर इस तार से दूर क्यों भाग रही है? काश मुझे पता होता, मगर लगता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये तार एक चुंबक की तरह बर्ताव कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जरूर कोई रिश्ता है। अगर ये लगातार घूमे तो कितना अच्छा हो। जरा सोचो, अगर हमने इन ताकतों को काम में लिया तो क्या से क्या हो सकता है। जब तुम्हारी सफाई खत्म हो जाए फैराडे, तो तुम भी इस पर हाथ आजमाने की कोशिश करना। डेवी भले ही अपने नौजवान असिस्टेंट का मजाक उड़ा रहे थे, मगर फैराडे ने तो कुछ और ही ठान रखा था। तब तक इलेक्ट्रिसिटी अमीरों का दिल बहलाने वाले खिलौने से ज्यादा नहीं थी। इससे कुछ सेकंड के लिए चमकदार रोशनी निकलती या थोड़ी देर के लिए कंपास की सुई घूमती थी। इसका और कोई इस्तेमाल नहीं था। फैराडे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में पूरी तरह से जुट गए और जितना भी वक्त मिलता वो इसी में लगे रहते। अगर फैराडे कामयाब होते तो वो एक बहुत बड़ी, नजर न आने वाली और अब तक अनजान इलेक्ट्रॉन की फौज को इंसान के इशारे पर नाचने को मजबूर कर सकते थे। कोई भी क्रांति कैसे शुरू होती है? कई बार इसमें कुछ मामूली चीजें ही होती हैं। मेटल का एक टुकड़ा, एक कटोरी मर्क्यूरी और जरा सा कॉर्क। सबसे पहले इसे तुम चलाओ जॉर्जी। ये लो, चल पड़ी, ये चल पड़ी। ये दुनिया की पहली मोटर थी जिसने इलेक्ट्रिक करंट को लगातार चलने वाले मैकेनिकल मोशन में बदल दिया। बहुत मामूली दिखती है ना? मगर उस गोल घूमती सुई ने एक क्रांति ला दी। हमारी सभ्यता पर असर डालने वाला कोई भी आविष्कार या खोज इसके आगे औनी साबित हो गई। जरा सोच कर देखिए, आज जो भी बिजनेस, कारखाने, टेक्नोलॉजी और हमारे रहन सहन के तौर तरीके हैं, उन सब की शुरुआत माइकल फैराडे की लैब के उस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हुई थी। फैराडे के आविष्कार की खबर तेजी से फैल गई और देखते ही देखते डेवी का यह असिस्टेंट लंदन की आंख का तारा बन गया। जाहिर है ये डेवी को रास नहीं आया। आखिरकार उन्होंने भी इतने सारे एलिमेंट्स खोजे थे, मगर अब लोग कहने लगे थे कि उनकी सबसे बड़ी खोज थी माइकल फैराडे। डेवी ने ये इंतजाम कर लिया कि कुछ दिनों के लिए ही सही, पर फैराडे की चर्चा होना बंद हो जाए। आपने मुझे बुलाया सर? मैं तुम्हें एक नया काम सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रिटिश ऑप्टिकल ग्लास की क्वालिटी बढ़ाने के काम को अपने हाथ में लो। ग्लास? माफ कीजिएगा सर, मगर मुझे ग्लास मेकिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो तुम जल्दी सीख जाओगे फैराडे। हम सब जानते हैं कि तुम कितने मेहनती हो। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन फैराडे 4 सालों तक बिना किसी कामयाबी के इसमें जूझते रहे। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी फैराडे ये पता नहीं कर पाए कि सालों पहले जोसेफ फ्रॉनहोफर का खोजा तरीका क्या था। फैराडे ये नहीं जान पाए कि टेलीस्कोप के लिए सही ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए साइंस के अलावा हाथ की कलाकारी भी चाहिए, और बवेरिया के उस्ताद इस राज को बहुत छिपा कर रखते थे। फैराडे कभी उनका ये राज नहीं जान पाए। अपनी नाकामी की याद में वो ग्लास की एक ईंट साथ ले आए। सालों बाद इसी ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी, और हमारी भी। डेवी की मौत होने के बाद फैराडे को इस नाकाम प्रोजेक्ट से आजादी मिली और झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ ये लड़का डेवी की लैब का डायरेक्टर बन गया। इस नई ताकत का फैराडे ने बहुत ही कमाल का इस्तेमाल किया और हर साल क्रिसमस के मौके पर नौजवानों को विज्ञान पर भाषण देना शुरू किया। 1825 में शुरू हुआ ये सिलसिला अब भी जारी है। फैराडे को विज्ञान की जो नई ताकतें पता चली थी, उनका प्रदर्शन अपने शुरुआती क्रिसमस भाषणों में करके उन्होंने लोगों को भौंचक्का कर दिया। लगातार चलने वाली मोटर के आविष्कार ने इंसान को कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने से बचाया। सिर्फ यही आविष्कार दौलत के ढेर लगाकर उन्हें इतिहास में जगह दिला सकता था, मगर ये माइकल फैराडे का मकसद नहीं था। अपनी खोज का पैटेंट हासिल करने में उन्हें कतई दिलचस्पी नहीं थी, न उनसे मुनाफा कमाने में। और उन्होंने तो इतिहास की उस किताब का सिर्फ पहला वाक्य लिखा था, जिसमें बाद में अनगिनत पेज जोड़ते चले गए। मिस्टर एंडरसन, क्या आप इस रोशनी को धीमी करेंगे प्लीज? जेंटलमैन, अब मैं सिर्फ एक चुंबक को आगे बढ़ाकर इलेक्ट्रिक करंट पैदा करूंगा। जब मैं ऐसा करूं तो जरा ध्यान से इन तारों के बीच खाली जगह को देखिए। ध्यान दीजिए, जब मैं चुंबक को चलाता हूं, सिर्फ तभी तारों में करंट बहता है। तो इस तरह से मोशन इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है। वो दुनिया का पहला जनरेटर था। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को जरूरत के मुताबिक पैदा किया जा सकता था। फैराडे लगातार इस दुनिया और इसमें रहने वालों की जिंदगी बदलने में जुटे हुए कि तभी अचानक उनके बेमिसाल दिमाग को किसी बीमारी ने आ गई। जब फैराडे 49 साल के थे तो उनको याददाश्त खोने और डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया।
उनका काम रुक गया। और हालांकि वो पूरी तरह से फिर कभी ठीक नहीं हुए, फिर भी उन्हें सबसे बड़ी कामयाबियां इसी के बाद हासिल हुई। फैराडे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स में इतना डूब गए थे कि उन्हें लगा कि चुंबक के आसपास की जगह एक नजर न आने वाले फोर्स की लाइनों से भरी पड़ी है। चुंबक सिर्फ मैग्नेटाइज किया हुआ लोहे का टुकड़ा नहीं जो आंखों को नजर आता है, बल्कि उस टुकड़े के चारों ओर भी कुछ है जो दिखता नहीं, और उसी को उन्होंने फील्ड का नाम दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे मानते थे कि कुदरत की ताकतें एक हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपसी रिश्ते को तो सामने ला दिया था, मगर वो ये भी सोचते थे कि कहीं तीसरी ताकत यानी लाइट भी तो इससे जुड़ी हुई नहीं है। अगर वो नजर न आने वाली इन तीनों ताकतों के आपसी रिश्ते को उजागर कर पाते तो कुदरत के सबसे बड़े राज से पर्दा उठ जाता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। फैराडे जानते थे कि रोशनी एक तरंग की तरह चलती है। रोशनी की तरंगे सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, मगर रोशनी की एक तरंग को अलग करने का भी एक तरीका है। इसे पोलराइजेशन कहा जाता है। जब रोशनी किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे कि शीशे से टकराकर लौटती है तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। फैराडे जानना चाहते थे कि रोशनी की उस तरंग पर नजर न आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर होता है या नहीं। उनके आईपीस में एक क्रिस्टल था जो रोशनी को रोकने वाली जाली की तरह काम करता था। रोशनी इससे होकर तभी निकल सकती थी जब चुंबक की वजह से उसका रास्ता बदले। उन्होंने एक शीशे के सामने लालटेन रख दी। आईपीस से ये लालटेन उन्हें तभी दिख सकती थी जब उसका रिफ्लेक्शन आईपीस की जाली को पार कर पाता। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो बुरा मत मानिए, वैज्ञानिकों को भी ये बात अगले 100 सालों तक समझ नहीं आ सकी। फैराडे जानते थे कि हवा से गुजर रही रोशनी पर मैग्नेटिज्म का कोई असर नहीं पड़ता, मगर जब वो दूसरी चीजों से होकर गुजरती है तब क्या होता है? किन चीजों से रोशनी गुजारकर वो चुंबक की मदद से उसका रास्ता बदल सकते थे। उन्होंने सैकड़ों तरह के ट्रांसपेरेंट केमिकल्स और दूसरी चीजों को आजमाया, मगर उन्हें आईपीस में कुछ नजर नहीं आया। चुंबक से रोशनी की तरंग नहीं मुड़ रही थी। उन्होंने कैल्साइट के क्रिस्टल्स, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट सब कुछ आजमाया, मगर फिर भी कुछ नहीं दिखा। उन्होंने एसिड्स को भी आजमाया, सल्फ्यूरिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फिर गैसों की बारी आई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। इन पदार्थों में पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड लालटेन से आ रही रोशनी की तरंग को मोड़ नहीं पाई। तंग आकर उन्होंने ग्लास की उस ईंट को आजमाने का फैसला किया जो डेवी की वजह से बर्बाद हुए सालों की निशानी थी। इससे काम बन गया। चुंबक की ताकत ने रोशनी की तरंग को इस तरह मोड़ दिया कि वो क्रिस्टल से पार निकल गई। मगर इसमें कौन सी बड़ी बात थी? फैराडे ने हमें अपने आसपास मौजूद वो हकीकत दिखाई थी जो इससे पहले किसी को नजर नहीं आई थी। ये उतनी ही असरदार खोज थी जितनी टेलीस्कोप की मदद से पहली बार कॉस्मोस देखना था। ये साबित करके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रोशनी की तरंगों को मोड़ सकती है, फैराडे ने कुदरत की एक बड़ी खूबी उजागर कर दी थी। उन्होंने अपने बाद पैदा हुए आइंस्टाइन और दूसरे तमाम फिजिसिस्ट के लिए एक रास्ता खोल दिया था जो ब्रह्मांड की छिपी हुई ताकतों को देखना चाहते। जिस वक्त उनकी प्रतिभा अपनी ऊंचाइयों पर थी तभी वो डिप्रेशन से गिर गए और मामूली सी चीजें याद रखने में भी उन्हें मुश्किल होने लगी। फैराडे का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। ये वो दौर था जब समाज में अमीर गरीब की खाई बहुत गहरी थी। इसके बावजूद वो अपने जमाने के सबसे मशहूर वैज्ञानिक बन गए। 40 साल की उम्र तक उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर जैसी मशीनें बना ली थीं, जिन्होंने आगे चलकर हर चीज को बदला। 60 साल की उम्र में भी जब ज्यादातर महान वैज्ञानिकों का अच्छा दौर बीत चुका होता है, याददाश्त की कमी और डिप्रेशन के बावजूद वो इन नजर न आने वाली ताकतों की खोज में लगे रहे। दुनिया को लगा माइकल फैराडे का दौर खत्म हो चुका है। डिप्रेशन के बावजूद वो अपने काम में उतनी ही दिलचस्पी लेते थे। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट के बीच के तालमेल का पता लगाने के बाद फैराडे ये जानना चाहते थे कि ये तीनों ताकतें एक साथ कैसे काम करती हैं। This is the way the ladies walk. इसमें कुछ नया नहीं था। सदियों से बच्चे चुंबक और लोहे की छीलन से खेलते आ रहे थे। लोगों को बस यही लगता था कि ये खूबसूरत पैटर्न लोहे की वजह से बनता है। फैराडे जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी तार को चुंबक में बदल सकता है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिसिटी से जा रहे तार के चारों ओर लोहे की छीलन डालने से भी वही पैटर्न बनेगा। मगर जो दूसरों को खूबसूरत आकार लगा, फैराडे को उससे कहीं ज्यादा नजर आया। ये पैटर्न सिर्फ लोहे की छीलन की वजह से नहीं बने थे। लोहे की छीलन की गैर मौजूदगी में भी
वो चुंबक या इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर ही थे। ये पैटर्न नजर न आने वाली फोर्स फील्ड के निशान थे जो किसी भी चुंबक के चारों ओर मौजूद होते हैं। कंपास की जिन सुइयों से लोग हजारों सालों तक हैरान होते रहे, वो बहुत दूर के किसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की वजह से ऐसी नहीं थी। वो तो अपने चारों ओर मौजूद फोर्स फील्ड को पहचान कर ऐसा व्यवहार कर रही थी। पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और किसी भी दूसरी चुंबक की तरह इसके फोर्स की लाइनें भी आसपास के अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। वो हर जगह मौजूद है, हमारे चारों ओर, और शुरू से रही हैं, मगर किसी को उनका पता नहीं चला, किसी इंसान को पता नहीं चला। डायनासोर की जो संतानें बच गई, उनसे चिड़ियाएं विकसित हुई। कबूतर और दूसरी चिड़ियाएं अपना रास्ता तलाश करने में बहुत माहिर होती हैं। बिना भटके वो हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती हैं। कैसे? एक तो शायद वो रास्ते को पहचान लेती हैं, जैसे कि नदियों, पहाड़ों और तारों को। यहाँ तक कि माइग्रेशन करने वाली कुछ चिड़ियाएं कुछ खास खुशबुओं से भी रास्ता याद रखती हैं। मगर चिड़ियों के शरीर में एक कंपास भी होता है, इससे उनको पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाता है। उनका दिमाग मैग्नेटिक डेटा को उसी तरह से प्रोसेस करता है जैसे हम विजुअल डेटा को करते हैं। इसी फील्ड से चिड़ियों को उत्तर और दक्षिण दिशा का पता चल जाता है। उत्तर अमेरिका की चिड़ियां जब सर्दियों में दक्षिण की तरफ जाती हैं, तो इसी तरीके से पता करती हैं। भूमध्य रेखा की बजाय ध्रुवों के पास ये फील्ड ज्यादा ताकतवर होती है और इसी की मदद से वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इसके अलावा फील्ड भी एक जैसी नहीं होती, कहीं ये कमजोर तो कहीं ताकतवर होती है। पहाड़ों और नदियों की तरह मैग्नेटिक फील्ड के उतार चढ़ाव भी रास्ता याद रखने में काम आते हैं। हजारों सालों से इंसान संदेश भेजने में कबूतरों का इस्तेमाल करता आया है। दूसरे विश्व युद्ध तक भी ये संदेश भेजने का एक अहम जरिया बना रहा है। इस तरह से संदेश भेजने में हम बहुत पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमें इसका पता नहीं था। मगर हमारी पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ये कैसे बनी है? इसका जवाब पृथ्वी की गहराइयों में छिपा हुआ है। जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी कोर के ठोस हिस्से के चारों ओर लिक्विड आयन भी घूमता है, जो इलेक्ट्रिक करंट ले जाने वाले वायर की तरह काम करता है। और जैसा कि फैराडे ने साबित किया था, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं और ये हमारे काम भी आती हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक किरणों के कहर से भी बचाती है, जो हमारे बायोस्फीयर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। कॉस्मिक रेज हमारे डीएनए तक को पार कर सकती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड न होती तो बहुत बड़ी तादाद में जीव जंतु मर गए होते। किस्मत से इनमें से ज्यादातर कॉस्मिक रेज वैन एलन बेल्ट्स में उलझकर रुक जाती हैं। डोनट के आकार की ये जोन हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल से बनती है। ये जानने के बाद कि पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी चुंबक है, आसमान के एक खूबसूरत नजारे ऑरोरा को समझना आसान हो जाता है। सूर्य से निकले चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड लगातार पृथ्वी पर हमला करती रहती हैं। ये सोलर विंड एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट के जैसे काम करती हैं। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इस करंट को उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचा देती है। जब ये हमारे वायुमंडल में पहुंचती हैं, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स की तरह चमकने लगते हैं। जब फैराडे अपने आखिरी और सबसे जोरदार आविष्कार की तैयारियों में लगे थे, तो उनके बचपन की गरीबी एक बार फिर उनके रास्ते की रुकावट बन गई। उन्हें मदद की जरूरत थी और वो मददगार एक बिल्कुल ही अलग दुनिया से था। माइकल फैराडे ने वो राज हल कर दिया था जिसे आइजैक न्यूटन नहीं सुलझा पाए थे। ग्रहों को छुए बगैर सूर्य कैसे उनसे एक खास तरीके से चलने को कहता है, मगर सूर्य अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए ग्रहों को छूता है और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड सेब को बताती है कि उसे कैसे गिरना है। बदकिस्मती से उस दौर के वैज्ञानिक फैराडे के बारे में यही सोचते थे कि फैराडे सपना देख रहे हैं। वो उनकी आविष्कार करने की क्षमता और उनके प्रयोगों की तो तारीफ करते थे, मगर उनकी नजर न आने वाली लाइंस ऑफ फोर्स और लाइट और ग्रेविटी के बारे में उनके विचारों को मनगढ़ंत मानते थे, क्योंकि इन्हें सच साबित करने लायक सबूत उनके पास नहीं थे। कुछ तो खुलेआम उनकी थ्योरी का मजाक उड़ाते थे। वो उनके विचारों को मॉडर्न फिजिक्स की भाषा यानी इक्वेशंस की शक्ल में देखना चाहते थे। और यहीं पर फैराडे की बचपन की गरीबी और सिलसिलेवार पढ़ाई न कर पाने की कमी आड़े आ गई। वो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए। फैराडे के सामने ऐसी मुश्किल आई थी जिसे वो खुद पार नहीं कर सकते थे। और फिर 19वीं सदी का एक महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट उनकी मदद के लिए आगे आया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक बहुत ही रईस खानदान में पैदा हुए थे।
अधेड़ उम्र के माँ बाप की वो इकलौती संतान है। 20 से कुछ ही साल ज्यादा की उम्र में वो गणित में नाम कमा चुके थे। उस जमाने के दूसरे वैज्ञानिक फैराडे को पुराने ख्यालों का मानते थे, गुजरे जमाने का बड़ा वैज्ञानिक, मगर भविष्य के लिहाज से कुछ खास नहीं। मगर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उनकी कद्र करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फैराडे के लिखे हर शब्द को पढ़ डाला। उन्हें यकीन हो गया कि फैराडे की फील्ड्स ऑफ फोर्स एक हकीकत है और इसके लिए वो गणित का एक फॉर्मूला तैयार करने में जुट गए। जो सिद्धांत असल दुनिया में स्पेस और टाइम के पैमाने पर दिखाए जा सकते हैं, उन्हें फिजिक्स की इक्वेशन के जरिए समझाया जाता है। मिसाल के तौर पर पेंडुलम के आर्क के बारे में बना इक्वेशन दिखाता है कि पेंडुलम कभी उस ऊंचाई को पार नहीं करता जिससे वो छोड़ा जाता। जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में फैराडे के प्रयोगों को इक्वेशंस में बदला तो उन्हें दोनों में समानता थी। ये नीचे वाला इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये कुछ और ही बताना चाह रहा है। महान मैथमेटिशियन मैक्सवेल ने इसे बैलेंस करने के लिए एक इकलौती टर्म इसमें जोड़ दी। इक्वेशन में इस मामूली से बदलाव से फैराडे की एक जगह ठहरी तरंगे लाइट की स्पीड से चलने लगी और बहुत जल्दी हमने इन तरंगों के जरिए अपने संदेश पहुंचाने का तरीका भी ढूंढ लिया। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ये काम ऐसे होता है। इस टेक्नोलॉजी ने इंसानी सभ्यता को बदल दिया, जो दूर दूर फैले शहरों, कस्बों और गांवों के बजाय एक दूसरे से जुड़े ग्लोबल विलेज में बदल गई। रोशनी की रफ्तार से हम जुड़ गए, एक दूसरे से भी और कॉस्मोस से भी। कोई भी चमत्कार ऐसा नहीं है जिसे समझा ना जा सके, बशर्ते वो कुदरत के नियमों से मेल खाता हो।